हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। तो लास्ट क्लास में हमने एलसीआर सर्किट के बारे में पढ़ा था। एलसीआर सर्किट या इम्पीडेंस ट्रायंगल बोल दो। आज हम नेक्स्ट हमारा स्टार्ट कर रहे हैं एलआर सीरीज सर्किट और एक आरसी के लिए। मतलब एक बार तो हमें किसको चूज़ करना है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को, और एक बार करना है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को। तो दोनों की कंडीशंस हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आर एल सीरीज सर्किट से। देखो, आर एल सीरीज सर्किट के लिए अगर हम अरेंजमेंट बनाएं तो कुछ इस तरह से होगा हमारा। ये रेजिस्टेंस के लिए और ये इंडक्टेंस के लिए। साथ में हमने एक एसी सोर्स लगा दिया, ठीक है। ये ई, ये आर है, ये एल है। इनके फेज़र अगर हम ड्रॉ करें तो अगर आपको ध्यान हो तो इसका फेज़र तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और इंडक्टेंस में क्या होता है कि जो ईएमएफ है वो लीड करती है, ठीक है। 5/2 एंगल से लीड करती है जो ईएमएफ है वो। तो हम कुछ इस तरह से इसका फेज़र बनाते हैं, ठीक है। अगर इसके हम फेज़र को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करना चाहें कंबाइंड फॉर्म में, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये तो हमारा इधर रिप्रेजेंट करेगा आर को, और ये वाली साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी हमारी, ये जो क्या करती थी हमारी एक्सएल माइनस एक्ससी। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो, ठीक है, एक बार देख भी लीजिए आप कि इस तरह से करते थे हम एक्सएल माइनस एक्ससी। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें सी को ड्रॉप करना है। सी को ड्रॉप करेंगे तो मतलब सी ज़ीरो, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ओनली एक्सएल। बाकी सारी कंडीशंस इसी तरह से। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये तो हमारा जेड के बारे में बता रहा है, ठीक है। जो रिजल्टेंट है वो ये तो जेड हो गया हमारा, ठीक है। ये इधर हमारा हो गया आर, और इस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, एक्सएल। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सएल। तो यहाँ पे अगर हमें इम्पीडेंस लिखना हो तो इम्पीडेंस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, इम्पीडेंस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट। देखो वो रिजल्ट हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आता था, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्ससी को कर दो ज़ीरो तो बचा क्या हमारे पास, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्पीडेंस हो गया ये हमारा, ठीक है, सिंपल। इसके बाद अगर हमें 10 फाई लिखना हो, हमें डायरेक्शन के लिए अगर लिखना हो तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, हमारा जो रिजल्ट आता है एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। तो वहाँ पर फिर से सी को ड्रॉप कर दो तो एक्सएल बाई आर हो जाएगा। और फाई अगर हमें यहाँ से डिफाइन करना हो तो 10 इनवर्स एक्सएल बाई आर। इस तरह से हम कर सकते हैं। साथ ही में इसमें अगर हमें करंट बताना हो, क्योंकि उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं रेजोनेंस कंडीशंस के लिए, उसमें थोड़ा सा यूज़फुल होगा, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं एक बार। करंट हमारा क्या होता है, देखो V इज इक्वल्स टू आई आर हमें पता है, ठीक है। तो I की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो V बाई आर होता है। तो यहाँ पर अगर I की वैल्यू लिखते हैं तो V बाई, और टोटल यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, Z, तो V बाई Z। ये क्या हो गया यहाँ पर, करंट हो गया। तो ये हमारी कंडीशन हो गई आरएल सीरीज सर्किट के लिए, ठीक है। इसी तरह से जो है वो हम कर लेते हैं आरसी सीरीज सर्किट के लिए। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से हम करेंगे आरसी सीरीज सर्किट। जिसको इम्पीडेंस ट्रायंगल अच्छे से समझ में आ गया उसके लिए बहुत इजी चीज़ है आरएल और आरसी। उसमें सिर्फ एक चीज़ को ड्रॉप आउट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसके लिए अगर हम अरेंजमेंट बनाते हैं तो कुछ इस तरह से, ये हमारा आर हो गया और एक हमें क्या लगा देना है, कैपेसिटर, सी हो गया, ठीक है। साथ में एक एसी सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका फेज़र बनाते हैं तो आई और ई आर हो जाएगा ये तो हमारा, ठीक है। और अगर हम कैपेसिटेंस के लिए फेज़र बनाते हैं तो कैपेसिटेंस के लिए क्या होता है हमारा कि करंट जो है वो लीड्स करता है 5/2 एंगल। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये हमारा आई है तो ईएमएफ जो है वो हमारा लेग्स बिहाइंड रहता है, ठीक है ना, ई सी। कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर इसका कंबाइंड फॉर्म में हम फेज़र बनाएं तो देखो, कंबाइंड फॉर्म में अगर हम फेज़र बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो ये हमारा जेड हो गया, ये हमारा आर के बारे में बताता है, और इधर वाली जो डायरेक्शन हमारी एक्सएल माइनस एक्ससी।
अभी हमें क्या करना है कि XL को 0 करना है। अगर हमने XL को 0 करा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ XC। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करें, हम इसको उल्टा बना दें। मतलब ये नेगेटिव केस लेने की बजाय हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हम इसको डाउनवर्ड कर दें, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। तो इसी चीज़ को हम ऐसा करके बना दें क्या, कुछ ये इस तरह से। तो ये तो हमारा Z हो गया, ठीक है, और ये हमारा R है ही, और ये डाउनवर्ड जाके हमारा पॉजिटिव ऑफ XC। एंगल की बात अगर हम करते हैं तो ये फाई एंगल यहाँ पर बनेगा। लास्ट जो हमने टॉपिक किया इसमें अगर हम एंगल की बात करते हैं तो ये हमारा फाई एंगल, ठीक है। चलो इसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, हमें बताना है कि भाई यहाँ पर इम्पीडेंस जो है वो कितना होगा। तो इस सर्किट के लिए इम्पीडेंस बताओ भाई कितना होगा। इम्पीडेंस Z इज इक्वल्स टू, क्या करना है आपको, इस बार XC यूज़ करना है और XL को 0 कर देना है। दैट मीन्स माइनस ऑफ XC स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। इसका जब हम स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये हमें पॉजिटिव भी मिलेगा, X स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इम्पीडेंस हो गया। इम्पीडेंस के बाद हमें क्या लिखना है, tan phi बता दो भाई। tan phi यहाँ से कितना हो जाएगा, आप यूज़ करो। अगर आपको डायरेक्ट याद है कि आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस वाली वैल्यूज़ लिखनी है तो ठीक है, नहीं तो आप वो याद रखो PBP HHB वाला। तो परपेंडिकुलर अपॉन हमारा क्या आएगा, बेस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो गया, बेस, और ये वाला परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारा R, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर ये XC, तो ये वाला होगा परपेंडिकुलर हमारा, बेस होगा R, XC ये है बेस, ठीक है ना, और ये है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड परपेंडिकुलर। तो XC है ये, तो ये भी XC है, तो XC अपॉन R। अगेन फाई की अगर हमें वैल्यू लिखनी हो तो tan इनवर्स XC बाई R हो जाएगा। और यहाँ से अगर हमें करंट डिफाइन करना हो तो वो हमारा कितना हो जाएगा, V बाई Z हो जाएगा। तो ये हमारी सीरीज सर्किट हो गई। हमने RL के लिए कर लिया, RC के लिए कर लिया, और कंबाइंड RLC सर्किट के लिए भी हम कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें करना है वो हमारा रेजोनेंस के लिए है। तो नेक्स्ट हम हमारा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट, ठीक है। RLC सीरीज सर्किट का जो रेजोनेंस है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये रेजोनेंस होता क्या है। तो देखो, it is a condition when impedance of the circuit becomes maximum it is the condition when impedance of the circuit become minimum and current becomes maximum। कि सर्किट की वो कंडीशन जहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो तो हमारा क्या हो जाए, इम्पीडेंस तो हमारा मिनिमम हो जाए, ठीक है ना, और करंट जो है हमारे पास वो हमारा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। ये जो सर्किट्स होती है, सच सर्किट्स आर नोन एज एडमिटर सर्किट और एक्सेप्टर सर्किट। क्या बताया कि करंट की वैल्यू तो मैक्सिमम और इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाए, ऐसी सर्किट्स, ऐसी कंडीशन को तो बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन। और ऐसी सर्किट्स जिनमें ये कंडीशन हो रही है उनको क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर सर्किट, या बोला जाता है उनको एडमिटर सर्किट्स, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये रेजोनेंस की कंडीशन अगर बताई इसने, तो एट रेजोनेंस हम ऐसा लिख सकते हैं, एट रेजोनेंस XL इज इक्वल्स टू XC। ये दोनों अगर हमारे इक्वल होंगे तभी तो हमारा इम्पीडेंस जाकर मिनिमम होगा। कैसे, देखो,
z की वैल्यू हमें क्या पता है कि xl माइनस XC स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर होती है। अभी अगर ये दोनों बराबर, तो आप चाहे यहाँ पर XL रखो चाहे यहाँ पर XC, दैट मीन्स अगर दोनों बराबर तो XL माइनस XL स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, दैट मीन्स ये तो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर, और z इज इक्वल्स टू R हमें मिला। और ये जो R है हमारा, ये हमारा क्या है, ये R जो हमें मिला ये हमें क्या मिला, मिनिमम इम्पीडेंस, मिनिमम इम्पीडेंस, ठीक है। अब अगर ये मिनिमम है तो करंट तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम होगा। V इज इक्वल्स टू IR हमें जो पता है उसी के अकॉर्डिंग, तो हम क्या लिख सकते हैं, एज इट अलाउ मिनिमम रेजिस्टेंस, as it allow minimum resistance, so current become maximum, that means I is equals to V by Z, जो हम लिखते आ रहे हैं इतनी देर से। अभी मैंने लास्ट में टॉपिक में बोला भी था आपको कि आगे यूज़ होगा रेजोनेंस कंडीशन में, तो वो यही था। I is equals to V by Z लिखते तो हम क्या लिखेंगे, I is equals to V by R, Z इज इक्वल्स टू R, दोनों कंडीशन लिख सकते हैं। तो ये जो करंट हमें मिलेगा ये हमारा करंट कैसा होगा, मैक्सिमम करंट। आप देख भी सकते हो, अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा, अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। हमें R जो है वो मिनिमम मिला है, तो करंट जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम करंट ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो रेजोनेंस कंडीशन हमारी जिस फ्रीक्वेंसी पर ऑब्टेन हुई उसी को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उस कंडीशन को बोला जाता है। तो देखो नेक्स्ट जो है वो हमारा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है कि द फ्रीक्वेंसी at which the resonance occurs is called resonance फ्रीक्वेंसी। कि वो फ्रीक्वेंसी जिस पर रेजोनेंस की जो कंडीशन है वो हमें ऑब्टेन होती है, जो रेजोनेंस है वो वहाँ पर क्रिएट होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसको बोला जाता है। तो देखो अब हमें एक बात पता है कि एट रेजोनेंस XL इज इक्वल्स टू XC हमारा होता है, और XL को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L, और XC को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा C, ठीक है ना, ये हमने पहले डिफाइन कर दिया था। अब ओमेगा हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf हमारा होता है, तो हमने लिख दिया 2πf और L एज इट इज़, इधर से भी लिख देते हैं 2πf और C एज इट इज़। अब हमने FF के तो एक साइड कर लिया, बाकी सब एक साइड कर दिया, तो इधर से ये वाला F ऊपर गया तो हमें कितना मिला, F स्क्वेयर, ठीक है ना, और 1 डिवाइडेड बाई 2π, और ये 2π नीचे आ गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2π स्क्वेयर और L और C, इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या कर दे, स्क्वेयर रूट लगा दे दोनों साइड, अप्लाइंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम स्क्वेयर रूट लगाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, F स्क्वेयर, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 1/2π स्क्वेयर LC, और इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो 1/√2π स्क्वेयर LC। तो ये 2π स्क्वेयर जो है तो इसका तो 2π बाहर आ जाएगा और इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू, ये हमें यहाँ पर कितना मिला 1/2π बाहर, और अंडर रूट के अंदर हमें कितना मिला LC। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्टेन हुई, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारी क्या कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो वैल्यू है ये हमें डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो ऑब्टेन हमें हो रही है, उसको क्या बोला जाता है,
उसको बोला जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं रेजोनेंस कर्व, कि रेजोनेंस कर्व जो है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट है रेजोनेंस कर्व। देखो ये कर्व जो है ये बनता है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। इस साइड फ्रीक्वेंसी और इस साइड करंट, ठीक है भाई। तो देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है, ठीक है। और एक टाइम के बाद ये मैक्सिमम होने के बाद ये इस तरह से हो गया, ठीक है। वापस से ये कुछ इस तरह से घट रहा है। तो इस स्टेट पर, ये जो स्टेट थी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आई जो था वो मैक्सिमम था। तो इसी स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्टेन होगी, ये फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कहलाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कि जहाँ पर करंट की जो वैल्यू हो वो कैसी हो, मैक्सिमम हो, तो वो क्या कहलाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रेजोनेंस कर्व था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और हम कर लेते हैं, वो है हमारा क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर को अगर हम समझे तो पहले आप इसकी डेफिनेशन को देखो। डेफिनेशन इसकी होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप across L और C, चाहे L की बात कर लो चाहे C की बात कर लो, ठीक है, टू द पोटेंशियल ड्रॉप across R, ठीक है। क्या बताया कि L या C सर्किट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसका और R का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, अपना क्वालिटी फैक्टर। तो इसको डिनोट जो है वो हम करते हैं Q से, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L डिवाइडेड बाई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R। और क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R। तो हम दोनों तरीक़ों से समझ लेते हैं, आपको जो बेटर लगे, जो इजी लगे आप उससे कर सकते हो। रिजल्ट दोनों से सेम आना है। तो पहले हम L और R के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल देखो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है हमारा, तो L की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो Q इज इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, आई, यहाँ पर XL होगा इसका रेजिस्टेंस, और R के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो IR, ये तो कैंसिल। अब XL जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L डिवाइडेड बाई R। और अगेन जो अब ओमेगा है, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई F, ये L बाई R। F की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की, F इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 पाई एल आर इंटू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये हमने F की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें कौन सी यूज़ करनी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है क्वालिटी फैक्टर में। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ठीक है ना। और इस L को जो है वो हम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते क्या, LL, या फिर आप स्केयरिंग करके और स्केयर रूट दोनों कंडीशन एक साथ लगा दें, स्केयर और स्केयर रूट का, तो बचना तो वही है। या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे 2 पार्ट्स में लिख दो, नीचे आपके पास ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, भाई अंडर रूट R अंडर रूट R अंडर रूट LC है तो अंडर रूट L और अंडर रूट C लिख सकते हो, ये कैंसिल। दैट मीन्स ये आपको कितना मिला, अंडर रूट L बाई R अंडर रूट C। तो इसी चीज़ को कंबाइंड फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं 1/R अंडर रूट L बाई C। तो ये हमारा हमें क्या मिल गया, क्वालिटी फैक्टर। फिर से देखो क्या किया कि पोटेंशियल ड्रॉप लिख दिया हमने इंडक्टेंस के लिए और रेजिस्टेंस के लिए, वहाँ से हमने जो हमें वैल्यूज़ पता है रेजिस्टेंस की वो रखी,
ओमेगा की वैल्यू रखी, फिर हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल किया और डायरेक्ट हमने यहाँ से रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको सी और आर कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सी और आर के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपको जो भी मेथड जो है वो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो क्यू को हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। दैट मीन्स सी के लिए हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V इज इक्वल्स टू आई एक्स सी हो जाएगा, नीचे आई आर हो जाएगा, ये तो कैंसिल। अब एक्स सी को हम क्या लिखते हैं, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो Q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी और एक R तो यहाँ पर है ही। ठीक है, अब ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ, अब C और R एज इट इज़। अगेन जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, तो यहाँ पर अगर प्लेस करते हैं तो Q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई सी आर तो एज इट इज़, और इसको जब रखोगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल सी, इन्वर्स हो जाएगा, इसका इन्वर्स करोगे क्योंकि ये बॉटम में है, तो ठीक है ना, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अगेन जो ये चीज़ है अंडर रूट एल अंडर रूट सी करके लिख सकते हो, और नीचे अंडर रूट सी और आर करके लिख सकते हो, ये कैंसिल। तो Q इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें कितना मिला, अंडर रूट एल बाई अंडर रूट सी आर, दैट मीन्स 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। ये हमें क्या मिल गया, क्वालिटी फैक्टर। देखो अगर आप कंडीशन देखोगे तो दोनों कंडीशन हमें सेम मिल रही है। यहाँ पर भी हमें क्या मिला, 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी, और इस कंडीशन में भी हमें क्या मिला, 1 बाई आर अंडर रूट एल सी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्वालिटी फैक्टर हो गया। आपको जिस भी मेथड से इजी लगे, चाहे कैपेसिटर के अकॉर्डिंग लगे या इंडक्टर के अकॉर्डिंग, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, दोनों चीज़ें सेम। अब ये जो कुछ जर्नल फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, जैसे कि एक तो फ्रीक्वेंसी, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने ऑब्टेन की है, इसके रिजल्ट क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। एक एक्स एल की वैल्यू हमें याद रखनी है, ये हमारी कितनी होती है, ओमेगा एल होती है। एक एक्स सी होता है हमारा 1 अपॉन ओमेगा सी। जेड की वैल्यू होती है हमारी एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और एक ही अभी हमने क्वालिटी फैक्टर ऑब्टेन किया 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। तो ये कुछ जर्नल से फॉर्मूलाज है जो कि हमें याद रखने हैं। न्यूमेरिकल में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन्हीं फार्मूलाज से। अगर हमें डायरेक्ट याद है फार्मूला तो बहुत अच्छे से हम जो न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना, अदरवाइज़ हमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। और ये ओमेगा की जो कंडीशन है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ रखा है हमने, 11th क्लास में ही हो गया था ये, ठीक है ना। और अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पूछे तो एफ़ को तो 1/t लिख सकते हो ना, तो यहाँ से 1/t ये फॉर्म भी बन सकती है इसकी, ठीक है ना। ये वाली भी हमने पहले डिफाइन करी है जब हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वगैरह निकाली थी, तो वहाँ पर भी हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो ये कुछ जर्नल से फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने हैं, ठीक है।